तेज बारिश को देख राजीव कटी हुई लकड़ियों को जल्दी उठाकर एक घने पेड़ के नीचे ले जाता है। हे भगवान, अभी तो लकड़ियां काटना शुरू ही करी थी और तुम हो कि बरसना शुरू हो गए। चलो कोई नहीं, इतनी ही लकड़ियां ले चलता हूँ। अब और लकड़ियां काटना तो मूर्खता होगी। इन्हीं को बाजार में बेच दूंगा और क्या। अरे राजीव भाई, ये तो सागवान की लकड़ियां हैं और तुम तो जानते हो सागवान की लकड़ियां कितनी महंगी बिकती है। अच्छा ये छोड़ो, तुम ये बताओ कितने में दोगे? भैया, आप इसको जिस रेट में लेना चाहें आप ले लें बस। राजीव की ये बात सुनकर दुकानदार के मन में लालच आ जाता है और अरे ये तो बड़ा ही मूर्ख निकला। अरे सागवान की लकड़ियां इतनी महंगी दाम की होती है और ये सस्ते में बेच रहा है। अरे अब मेरा तो फायदा है। हाँ, मुझे क्या, मैं तो अपना फायदा सोचूंगा। अरे राजीव भाई, देखो तुम्हारी लकड़ियां अब मजबूत तो है, लेकिन तुम्हारी लकड़ियां गीली हो चुकी है और गीली लकड़ियों का कोई मोल नहीं होता। और फिर भी तुम मेरे जान पहचान के हो तो 400 दूंगा। क्या 400 रुपए बस? अरे राजीव भाई, 400 ही दूंगा। वो तो तुम जानते हो ना क्यों। ठीक है, आप 400 ही दे दीजिए। कल सूखी और अच्छी लकड़ियां ले आऊंगा, फिर देखेंगे। इस तरह अब दुकानदार राजीव को पैसे दे देता तो वही राजीव भी पैसे लेकर घर की ओर रवाना हो जाता। पर तभी उसका एक दोस्त मोनू उसके पास आता है और उससे कहता है, राजीव, तुझसे एक सवाल है यार। अगर तू बुरा ना माने तो मैं पूछूं तेरे से? हाँ जरूर, क्यों नहीं। राजीव, जब तू लकड़ियां बेच रहा था तो मैंने देखा कि किस तरह तो उस दुकानदार ने तुझे मूर्ख बनाया। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तू सच में इतना मूर्ख है कि हर कोई तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर चला जाता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जब तू लकड़ियां बेच रहा था ना, तब मैं वहीं पे था। मैंने सब कुछ देखा, किस तरह उस दुकानदार ने तुझे उल्लू बनाया। सागवान की लकड़ियां इतनी महंगी बिकती है, ये जानते हुए भी उसने तुझसे 400 रुपए में लकड़ियां खरीदी और तू मान भी गया। तूने उसे इतने सस्ते में बेच क्यों दी? अरे मोनू, तुझे अच्छे से पता है कि मेरा काम लकड़ियां काटना है और उसको बेचना है, तो मैं लकड़ियों में कभी मार नहीं खा सकता। मैं जानता हूँ राजीव, तभी तुझसे सवाल किया। मैं जानता हूँ उसने मुझे मूर्ख बनाया है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि हर शांत व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। हो सकता है कि उसके पास पैसे की कोई मजबूरी रही हो। देख राजीव, आज के जमाने में मजबूरी हर किसी के पास है, लेकिन उस मजबूरी में मूर्खता करना ये सही नहीं है। खैर, ये सब मैं तुझे समझा ही क्यों रहा हूँ। समझाया तो उसे जाता है जो समझे, और तुझे समझाने का मतलब है खुद का सर पत्थर में मारना। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप आ गए? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। शांति पानी लेकर आती है तो वहीं राजीव भी हाथ मुंह धोकर घर के आंगन में खाट पर बैठ पानी पीता है। आज तो बारिश हो गई थी, फिर आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? अरे शांति, मैंने सागवान की लकड़ियां काटी थी और तुम्हें तो पता है उनका रेट क्या है। सुनिए जी, हम कब तक इस तरह अपना नुकसान करके घर चलाएंगे? कभी न कभी तो हमें खुद के लिए भी सोचना होगा ना। आप लकड़ियों के रेट को बढ़ाकर क्यों नहीं बेचते हो? अरे नहीं शांति, मैं कभी भी अपनी ईमानदारी छोड़कर बेईमानी के रास्ते पर नहीं जा सकता। 2 पैसे कम कमा लूंगा, 2 रोटी कम खा लूंगा, लेकिन नहीं, बेईमानी कभी नहीं। राजीव की बात सुनकर शांति कुछ नहीं कहती और खाना बनाने चली जाती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन राजीव जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर के बाहर लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाता है। सुनिए जी, आप लकड़ियों से इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हो, क्यों ना हम मार्केट में मूर्तियाँ ही बेचना शुरू कर दें। इस तरह हमारा काम भी अच्छा चलेगा और हम लोगों को इस गरीबी से मुक्ति भी मिल जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। एक लकड़हारा होने के साथ साथ
मैं एक होनहार कारीगर भी तो हूँ। क्यों ना अपनी कारीगरी लोगों तक पहुँचाऊं और हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे। राजीव अब ठान लेता है कि वो लकड़ियां तो काटेगा, पर वो उन लकड़ियों को दुकान पर नहीं बल्कि उन लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाकर बेचा करेगा। और वो करता भी कुछ ऐसा ही है। समय बीतता है और ऐसे ही एक दिन वाह, देखने में तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मूर्ति के कारीगर कौन हैं? जी, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। सच में? इस मूर्ति का दाम क्या है? जी हाँ, और इसका दाम ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए है। क्या इतनी खूबसूरत मूर्ति सिर्फ 500 रुपए में? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक तो तुम खुद कारीगर हो, ऊपर से इस खूबसूरत मूर्ति को तुम सिर्फ 500 रुपए में बेच रहे हो। साहब, जब गरीबी आती है ना तो हम गरीबों के लिए 1 रुपया भी लाखों रुपए जितना बराबर होता है। ये एक कारीगर है और मुझे ऐसे ही कारीगरों की जरूरत है जो मेरी दुकान में काम कर सके और मेरी दुकान को आगे बढ़ा सके। ये गरीब है, अगर मैं इसको थोड़े पैसे का लालच दूंगा तो ये तो मेरे साथ शहर चलने को राजी हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें महीने के 25,000 दिलवा दूंगा। तुम बस मुझे ऐसी ही मूर्तियां बनाकर देते रहना और भी बहुत कुछ बनाकर देना जिससे मेरी दुकान चल सके। मुझे तुम जैसे कारीगर की जरूरत है। पूरी लगन से और ईमानदारी से जो लोग अपना काम करना जानते हैं, मुझे वैसे ही लोग चाहिए। मोहन की बात सुनकर राजीव सोच में पड़ जाता है। किस सोच में पड़ गए? देखो, मौका अच्छा है। अगर मेरे साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा रहना खाना सब कुछ मैं करूंगा। वो साहब, मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं दे सकता। अगर मैं अकेला रहता तो आपके साथ चल देता, लेकिन मेरी पत्नी के साथ रहता हूँ। अब उससे बिना पूछे मैं कोई जवाब नहीं दे सकता आपको। ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये लो मेरा कार्ड, तुम इस पर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर मोहन अपनी गाड़ी में बैठ वहां से चला जाता है। शांति को देख राजीव आज की हुई बातें उसे बता देता है। पर आप वहाँ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ और आप खाएंगे क्या? तुम चिंता क्यों करती हो? उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ देंगे। अरे, जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। राजीव की बात सुनकर शांति उसकी बात से सहमत हो जाती है और इस तरह राजीव अपने गांव के पीसीओ पर जाकर मोहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ शहर चलने को तैयार है। देखो राजीव, ये हमारी दुकान है। इसके पीछे एक छोटा सा कमरा है, उसमें तुम रह लेना। और कमरे के बाहर बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं और उसका सामान पड़ा हुआ है। जैसे जैसे ऑर्डर आया करे तुम वैसे वैसे सामान बनाकर दुकान में भेज दिया करना। हमारे दुकानदार हर समय दुकान में ही बैठे रहते हैं और अगर कभी कभी वो दुकान पर नहीं होते हैं तो भी तुम्हें दुकान संभालनी पड़ेगी। ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कर देंगे। इस तरह से समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राजीव अपना काम मन लगा कर करता है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं और इन 2 महीनों में राजीव अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च ना कर अपनी बीवी को सारा पैसा भेज दिया करता। ऐसे ही एक दिन एक अमीर आदमी जिसका नाम अरविंद था आता है और वो दुकान के मालिक को एक ऑर्डर लिखवाता है। अरे भाई साहब, मुझे एक मजबूत लकड़ी की काठी चाहिए अपने बच्चे के लिए। काठी जितनी मजबूत होगी पैसा उतना ही मोटा दूंगा मैं। इसका मतलब है कि मैं इन लोगों से जितना पैसा मांगूंगा ये मुझे उतना पैसा देंगे। एक काम करता हूँ, ये ऑर्डर ले लेता हूँ, बाकी बाद में देखी जाएगी। ठीक है, आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको किस तरह की काठी चाहिए। ठीक है,
देखो देखो भाई साहब, ऐसा होना चाहिए। अगर काम अच्छा हुआ तब समझ लो मैं आपकी किस्मत का ताला खोल दूंगा। अरविंद की बात सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है और वो बिना सोचे समझे उस ऑर्डर के लिए हाँ कर देता है। हमें एक लकड़ी की काठी बनानी है। रुको, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। देखो राजीव, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसलिए इस पर काफी बारीकी से काम करना होगा। और हाँ, इस काठी को किसी हल्की लकड़ी से बना देना। अरे भैया, जब ये बड़ा ऑर्डर आया है तो इसको हल्की लकड़ी से क्यों बनाना? सागवान जैसी मजबूत लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। हल्की लकड़ी से तो ये काठी तुरंत टूट जाएगी। तुझे जितना कहा जाता है तू उतना समझा कर। मुझे काम की अच्छी खासी समझ है, इसलिए तू मुझे न समझाया कर कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा। मोहन की बात सुनकर राजीव कुछ नहीं बोलता और उस काठी को ठीक वैसा ही बनाने लगता है जैसा उसने कहा था। 15 दिन बाद जब अरविंद वो लकड़ी की काठी लेने आता है तो उस काठी को देख अरविंद काफी खुश हो जाता है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वो काठी तो उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर और सुंदर दिख रही थी। अरविंद के बेटे को काफी चोट लग चुकी थी। ये देख अरविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता है। क्या हो गया अरविंद जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे तूने मुझसे भरमार पैसा लिया, लेकिन काठी इतनी घटिया बनाई है। अरे उस पर मेरा बच्चा बैठते ही गिर गया। मैं तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, जानता नहीं तू मुझको, छोड़ूंगा नहीं। तेरा वो हश्र करूंगा, तू कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। माफ करना अरविंद जी, पर ये काठी मैंने नहीं बनाई, बल्कि मेरे कारीगर ने बनाई है। उसने अपना काम हल्का करने के लिए ऐसा किया होगा। मैं आपकी काठी दोबारा बनवा कर देता हूँ, मेरी दुकान बंद मत करवाइए आप। कहाँ है तेरा कारीगर? बुला उसको, नहीं छोड़ूंगा उसको। अरविंद का गुस्सा देख मोहन राजीव को बुलाता है। राजीव को देख अरविंद का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे बेरहमी से मारने लगता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपको पहले ही चीजें समझाई थी पर। चुप, एकदम चुप। अगर तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो तुझे अभी यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मैं ईमानदार हूँ और अपना ईमान बेचकर किसी की जी हजूरी करना ये मेरी फितरत में नहीं है। अरे आप क्या मुझे यहाँ से बाहर करेंगे? मैं खुद ही जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना आपका काम। इतना बोलकर राजीव मोहन का काम छोड़कर निकल जाता है अरविंद का पता लगाने। राजीव की शक्ल देख अरविंद का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसके साथ कुछ करता कि उससे पहले राजीव उसको सारी सच्चाई बता देता है। क्या उसने मुझे इतना बड़ा झूठ कहा? अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? साहब, अगर मैं झूठ बोलता तो शायद यहाँ नहीं आता। मैंने कभी भी अपने ईमान के साथ गद्दारी नहीं करी। मेरा फर्ज था आपको सच बताना, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप जाने, आपकी मर्जी। अरविंद को राजीव की आंखों में सच्चाई की चमक नजर आती है। अगर ऐसा है तो तुझे मेरे लिए फिर से काठी बनानी होगी और इस बार कोई गलती ना हो। और हाँ, जब तक काठी नहीं बनती तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन अगर काठी सही बनी तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। बोल, है मंजूर? राजीव अरविंद की बात से सहमत हो जाता है और इस तरह अरविंद राजीव के कहे अनुसार लकड़ियां मंगवाता है। काठी देख अरविंद को यकीन हो जाता है कि मोहन झूठ बोल रहा था, जिसके बाद अरविंद मोहन को पुलिस के हवाले कर देता है
और राजीव को हमेशा के लिए अपने घर में काम करने के लिए रख लेता है।